टॉपिक है, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं एसी थ्रू एलआर सर्किट। इससे पहले हम लोग एसी थ्रू रेजिस्टेंस कर लिए, एसी थ्रू कैपेसिटर कर लिए, एसी थ्रू इंडक्टर भी हो गया है। यहाँ से हम लोग करेंगे एसी थ्रू एलआर, यानी ऐसा सर्किट जहाँ पे इंडक्टर भी रहेगा और रजिस्टर भी रहेगा। कह सकते हो कि ये दीज आर द रियल सर्किट्स। इससे पहले हम लोग किए थे दोज सर्किट्स ओनली एग्जिस्ट इन थ्योरी एक्सेप्ट द आर। बाकी जो भी है उस थ्योरी में एग्जिस्ट करेगा। हम लोग ऐसा कोई सर्किट बना ही नहीं सकते जिसमें प्योरली कैपेसिटर हो या प्योरली इंडक्टर हो, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस तो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से। तो दीज आर द एक्चुअल सर्किट्स जो हम लोग को स्टडी करना है। तो इस सर्किट को अगर हम लोग बनाए, डायग्राम मैंने बनाया, तो डायग्राम में पहले समझ लो क्या होगा। यहाँ पे एक एल दे देते हैं यानी कि इंडक्टर दे देते हैं, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे देते हैं और एक एसी सोर्स, ये भी आ गया यहाँ पे। अब शुरू करने से पहले हम लोग जितने भी एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं, पहले एक ईएमएफ का एक्सप्रेशन लिखते हैं और वहां से हम लोग आई को डिराइव करते हैं और दोनों के बीच में फेज रिलेशन दिखता है हम लोगों को। ये उल्टा भी कर सकते हैं, पहले आई लिख के फिर वहां से ईएमएफ को भी डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले आई लिखते हैं और वहां से ईएमएफ को डिराइव करते हैं, देखते हैं क्या दोनों के बीच में फेज रिलेशन है। तो लेट अस से दैट द करंट flowing in this circuit is represented by this equation I equal to I naught sin omega t. Now if we are supplying the EMF E from the AC source, then the voltage developed across the inductor can be represented by VL and the voltage developed across the resistor can be represented by VR. Then following the KVL rule, we can write that EMF supplied is equal to VL plus VR. Further, this can be written as EMF supplied is equal to L di by dt plus IR. Simple. V is equal to IR, V is equal to L di by dt. Actually में ये क्या है, ये स्टेबल कंडीशन की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जैसे ही यहाँ से सप्लाई करते हैं करंट, ये बैक ईएमएफ देना शुरू करेगा एंड दैट बैक ईएमएफ E इज इक्वल टू L di by dt, जो माइनस साइन रहता है। तो उस बैक ईएमएफ को काउंटर करने के लिए इन स्टेबल सिचुएशन ये क्या करेगा, यहाँ पे एक उल्टा ईएमएफ देगा ताकि करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो सके। दैट ईएमएफ हैज, यानी माइनस ऑफ माइनस वहां पे क्या हो जाएगा प्लस। ये हम लोग पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। इसीलिए द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस दिस इज नेगेटिव ऑफ द बैक ईएमएफ व्हिच इज इक्वल टू L di by dt. Now furthermore, replacing I with this, we can say that E is equal to L d by dt, और ये हो जाएगा I naught sin omega t plus R I naught sin omega t। अब यहाँ से I naught को ये कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो कॉमन ले लेने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन ओमेगा टी के बदले आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी से ओमेगा एक बाहर आ जाएगा। वहां से एक आई कॉमन ले लिए, आई नॉट कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस यहाँ से आई कॉमन हो गया तो हो जाएगा आर साइन ओमेगा टी। नाउ ये जो एक्सप्रेशन अभी हम लोग कर रहे हैं ये काफी लंबा चलने वाला है, जरूरत नहीं है इस डेरिवेशन की, फिर भी एक बार दिखा देते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है उसीलिए। तो देखते चलो, ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन के बाद क्या करेंगे, कैसा स्टेप करेंगे, तो जनरली हम लोग क्लास 12 में नहीं करते हैं, फिर भी क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। जाके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में इसके बारे में हम लोग को सीखना पड़ेगा, इसलिए डेरिवेशन इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ क्लास 12। फिर भी बताते हैं कैसे करना पड़ता है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिंपल अलजेब्रा का डिफरेंस है। दिस इक्वेशन, लेट अस मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग द फैक्टर्स। इस फैक्टर्स को देखना पड़ेगा क्या क्या यहाँ पर है, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे हम लोग रूट ओवर ऑफ L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, सिंपली बस यही करना है। इसी के साथ इसको भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ज्यादा कुछ भयानक स्टेप नहीं है। अगर इसको काट देते हैं तो क्या हो जाएगा, सिंपल ये चीज मिल जाएगा। देयरफॉर वी आर नॉट चेंजिंग द नेचर ऑफ द इक्वेशन, बस इसका मल्टीप्लाई क्या करना है, रूट ओवर ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस फैक्टर्स। इससे क्या होगा, ये जो न्यूमरेटर है इसको बाहर कर देते हैं ब्रैकेट का, डिनोमिनेटर को ब्रैकेट के भीतर डाल देते हैं, तो क्या आता है इससे, तो वी गेट द रिजल्टेंट एक्सप्रेशन E is equal to I naught root over of L square omega square plus R square।
एल ओमेगा बाई रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस आर बाई रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये रहा। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, ये सब को सब्स्टिट्यूट करेंगे। दैट मीन्स लेट एल ओमेगा, यानी लेट कॉस फाई है, कॉस ओमेगा टी है तो यहाँ पे साइन फाई ले लेंगे। लेट साइन फाई बी इक्वल टू एल ओमेगा बाई रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहां पे इसको पकड़ लेंगे कॉस फाई बी आर बाई रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको हम ऐसे पकड़ सकते हैं, चाहे तो इसको रिवर्स करके भी पकड़ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन फाई कॉस ओमेगा टी। यहां पे एक काम करते हैं, रिवर्स करके अगर पकड़े तो और अच्छा से पकड़ा समझ में आएगा। अच्छा, तो ऐसे रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक्सप्रेस कर देते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको सब्स्टिट्यूट करके लिखते हैं। क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू आई नॉट रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, इसके बदले हो जाएगा हम लोगों का साइन फाई कॉस ओमेगा टी प्लस इसके बदले हो जाएगा कॉस फाई साइन ओमेगा टी। हमें दिख रहा है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू आई नॉट रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी प्लस फाई। नाउ the maximum value of EMF, the maximum value of EMF will come only when this expression turns 1, because sin का maximum value क्या होता है 1, और यहाँ तो चेंज होने से रहा, सब के सब कांस्टेंट क्वांटिटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जब इसका वैल्यू साइन का वैल्यू चेंज होता है तो E भी वैल्यू चेंज होता है। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E, maximum value of EMF E can be written as E naught is equal to I naught root over of L square omega square plus R square. Why? Because sin omega t plus phi 1 हो जाएगा maximum value. Now if this expression can be written as E naught, then here this thing can be replaced with E naught. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कि E is equal to E naught sin omega t plus phi. This is the required expression. अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को एक चीज साफ साफ यहाँ पे समझ में आएगा कि जब प्योरली इंडक्टिव सर्किट लिया गया था, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो करंट था वो 90 डिग्री से लैग कर रहा था। प्योरली इंडक्टिव सर्किट का करंट जो 90 डिग्री से लैग कर रहा था, जरा इसको समझना, 90 डिग्री से लैग कर रहा है, यानी ईएमएफ आगे आ रहा है और करंट बाद में आ रहा है। उसका अगर हम लोग बनाए तो कैसा दिखता था, ये था ईएमएफ और करंट जो है वो 90 डिग्री पीछे चल रहा था। तो यहां भी क्या है, एल है और आर भी है। आर क्या था, आर में ईएमएफ और करंट एक ही साथ था फेज में। तो वहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि आर के कारण ये क्या करेगा, करंट को एक साथ फेज में लाने की कोशिश करेगा। आर जो है वो ईएमएफ को लैग होने नहीं देगा, उसको फेज में लाने की कोशिश करेगा। जबकि एल है वो क्या करेगा, लैग करवाने की कोशिश करेगा। एक है जो इसको ठेल रहा है और एक है जो इसको टांग रहा है। इसके कारण क्या होगा, ना ही पूरा जाएगा इधर और ना ही जाएगा उधर, ये बीच में कहीं पे आके रह जाएगा। ये हम लोग बनाएंगे, जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे इसका फेज एनालिसिस करेंगे तब ये हम पूरी तरह से समझाएंगे। अभी जस्ट एक रफ बता रहे हैं। तो ये क्या करेगा, बीच में कहीं पे अटक जाएगा और ये जो एंगल बनेगा इसको कहेंगे फेज। देखो I is lagging with phase phi, या उल्टा करें E is leading with phase phi। यहाँ पे क्या दिख रहा है, E is leading with phase phi। I अगर ओमेगा t है तो E क्या है, ओमेगा t प्लस phi। अब ये फेज फाई किस पे डिपेंड करता है, तो ये भी हम लोग देख सकते हैं। फेज फाई किस पे डिपेंड करेगा, सिंपल सा एक्सप्रेशन, इसको यहीं पे निकाल देते हैं हम लोग।
तो फेज फाई को अगर निकालना है तो यहाँ पे सिंपली कर देंगे, लेट अस tan फाई बी इक्वल टू sin फाई बाई cos फाई। दैट मीन्स जिसको अगर लिखते हैं हम लोग एल ओमेगा बाई रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर। तो ये कट जाएगा, यानी दिस बिकम्स एल ओमेगा बाई आर। दैट मीन्स फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एल ओमेगा बाई आर। तो ये रहा फाई का वैल्यू, tan इनवर्स एल ओमेगा बाई आर। एल का वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू और आर का वैल्यू हमको मालूम हो तो फाई भी बता सकते हैं हम लोग कितना एंगल से लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग फाई यानी जो फेज डिफरेंस है इसको भी निकाल सकते हैं। बट इतना याद रखना कि प्योरली सर्किट में जो बिहेवियर था उनका उसी के हिसाब से यह बिहेवियर बनेगा यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है उसमें भी करंट लैग ही कर रहा था, यहाँ भी करंट लैग ही कर रहा है, लेकिन 90 डिग्री से लैग नहीं कर रहा है बिकॉज रजिस्टर क्या कर रहा है उसको अपनी तरफ टालने की कोशिश कर रहा है, इसलिए फाई से ये लैग कर रहा है। अब इसका अपोजिंग फैक्टर भी हम लोग निकालेंगे, लेकिन उससे पहले इसको अच्छे से समझ लो, फिर वो भी हम इसको मिटा के बनाते हैं। तो अब यहाँ पे चलो इसका अपोजिंग फैक्टर भी बता देते हैं। अपोजिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन पकड़ते हैं हम लोग। ये वाला एक्सप्रेशन हम दोबारा लिखते हैं। E naught is equal to I naught root over of L square omega square plus R square। यहां से E is equal to IR हम लोग देखते हैं, upon comparing this expression with Ohm's law that was V equal to IR या E equal to IR we can say that this term is behaving as the opposing factor। That means the opposing factor हो जाएगा रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया अपोजिंग फैक्टर। अब इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं इंपीडेंस यानी इंडक्टिव इंपीडेंस। अब ये इंपीडेंस शब्द आया कहां से है, इंपीडेंस का मतलब है इंपीड करना। इंपीड करने का मतलब होता है रुकावट पैदा करना, बाधा देना। तो एक्चुअली में शब्द था इंपीडेंस। करंट को फ्लो करने से जब रोका जाता है तो उसको कहा जाता है इंपीडेंस। तो रेजिस्टर जो इंपीडेंस देता है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। इंडक्टर जो इंपीडेंस देता है उसको कहते हैं इंडक्टिव कैपेसिटेंस। कैपेसिटर जो इंपीडेंस देता है उसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब एलआर सर्किट में यानी दो मिल के जब दे रहा है तो उसको हम लोग सिंपल इंपीडेंस ही कहेंगे, या फिर याद रखने के लिए कौन सा सर्किट का इंपीडेंस हम क्या कहेंगे, इंडक्टिव इंपीडेंस, क्योंकि इसमें इंडक्टर है। तो यहां हम लोग क्या कहेंगे इसको, इंडक्टिव इंपीडेंस। इंडक्टिव इंपीडेंस इसका सिंबल होता है Z और नीचे L दे देंगे ताकि ये एलआर सर्किट का है इसलिए समझ में आ जाए। और ये हो गया हम लोगों का रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया हमारा अपोजिंग फैक्टर। चलो इसका पावर फैक्टर भी निकाल देते हैं। अच्छा, पावर फैक्टर निकालने से पहले चलो इसका कम से कम फेज डायग्राम पर डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। फेज डायग्राम, वेव डायग्राम यहाँ पे हम लोग नहीं बनाएंगे, बना सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग का मेनली यहाँ पे फेज डायग्राम है। तो अब जरा इसको समझो, एल आर सर्किट में एल भी है और आर भी है। तो एक बार फेज डायग्राम को हम लोग बनाते हैं अगर, तो फेज डायग्राम में सबसे पहले हम लोग फॉर इंडक्टर को अगर हम लोग बनाए तो इंडक्टर का फेज डायग्राम कैसा होता है, वी नो दैट आई लैग्स बाय 90 डिग्री, यानी आई लैग्स बाय 90 डिग्री। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहां पे E जो रहेगा या E नॉट वो ओमेगा टी से E इज इक्वल टू E नॉट ओमेगा टी, इसलिए ओमेगा टी इसका फेज है।
और आई जो रहेगा वो 90 डिग्री इससे पीछे रहेगा। अब रेजिस्टर की अगर हम लोग बात कर दें तो रेजिस्टर में भी I and E आर इन फेज। इन फेज की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जिस तरफ E नॉट है उस तरफ ही I नॉट है और दोनों का ही फेज ओमेगा टी है। यहाँ पे थोड़ा और डिटेल अगर देना चाहे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं E का फॉर्मूला था या E का एक्सप्रेशन था E नॉट साइन ओमेगा टी और I का एक्सप्रेशन था I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। जबकि यहाँ पे ये था E नॉट साइन ओमेगा टी और यहाँ पे I नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों का ही फेज सेम है, ओमेगा की फेज है इसीलिए ओमेगा टी से उठा हुआ है ये। अब आते हैं दोनों का मिला देना यानी मिलजुल के करना, ये हो गया प्लस। तो ये क्या देगा एलआर सर्किट के लिए अगर बनाते हैं तो जरा इसको समझना धीरे से। ये क्या देगा, दो बार बनाते हैं अच्छे से समझ में आएगा, पहले एक बनाते हैं फिर दूसरा बनाते हैं। तो यही भी बनाते हैं, मिटा के बाद में मतलब मेन बनाएंगे। अब यहां पे देखो क्या होगा, रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों में ही ईएमएफ किस तरफ है, यहाँ पे भी इसका भी ईएमएफ उधर ही है, सेम ईएमएफ। तो चलो ईएमएफ पहले बना लेते हैं। और इसका फेज है ओमेगा टी। चलो यहां तक तो फिक्स हो गया हम लोग का। अब करंट की जो बात कर रहे हैं तो इंडक्टर में करंट क्या है, लैग्स बाय 90 डिग्री यानी इससे 90 डिग्री पीछे है, जबकि रजिस्टर में करंट इन फेज है। तो ये सर्किट एलआर सर्किट में इंडक्टर क्या करेगा, करंट को ठेल के 90 डिग्री करने की कोशिश करेगा, लैग करवाने की कोशिश करेगा, जबकि रजिस्टर क्या करेगा, उसको टान के इन फेज इसके साथ अपने फेज में रखने की कोशिश करेगा, जबकि ऐसा होगा नहीं। अंत में हमको क्या दिख जाएगा यहाँ पे कि ये भी नहीं मान रहा बात, ये भी नहीं मान रहा इसका। लास्ट में हमको क्या दिख जाएगा कि ये ना ही 90 डिग्री है और ना ही इन फेज है, ये बस थोड़ा सा खसक गया इस तरफ, क्योंकि ये ना ही 90 डिग्री है यानी ये इंडक्टर्स को ठेल रहा है और रेजिस्टर्स को टान रहा है, तो ये बीच में कहीं पे आके रुक जाएगा। दैट मींस वी विल सी कि ये रह गया करंट आई नॉट और इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा फाई। और फाई का फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स L ओमेगा बाई R, यही था। नाउ ये जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ये डायग्राम को हम लोग थोड़ा और अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे। ये जो E दिख रहा है ना, ये E क्या है, E इज द पीक वैल्यू ऑफ EMF ऑफ द एंटायर सर्किट। ये सर्किट का EMF की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सर्किट में VL भी है और VR भी है, वो तो यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। तो VL और VR को भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और देखते हैं क्या होगा। उससे पहले ये जो सर्किट दिख रहा है ना, ये सर्किट अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट सर्किट है, बट ये सर्किट जो दिख रहा है इसको हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, कोई नहीं इसमें नंबर काटेगा, लेकिन एक और स्टैंडर्ड फॉर्म इसका बनाते हैं, सुंदर फॉर्म बनाते हैं, वो भी हम लोग बना के देखते हैं क्या। तो यहां पर उसको हम लोग बना रहे हैं। चलो क्या करते हैं, ये जो ई नॉट है ना, इसको और ये पूरी चीज को घसका के यहाँ पे कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, ये जो ओमेगा टी दिख रहा है ना, ओमेगा टी कहाँ से आया है, एक्सप्रेशन में ई नॉट ओमेगा टी इक्वल टू नॉट साइन ओमेगा टी। ये ओमेगा टी है फेज, वही फेज से हम लोग इसको ओमेगा टी उठा रहे हैं। लेट ओमेगा टी इक्वल टू 0 यानी फेज 0 है स्टार्टिंग में, बोल देते हैं कि स्टार्टिंग में फेज 0 है, और एक्चुअली जब हम लोग वेव डायग्राम बनाते हैं तो स्टार्टिंग फेज होता है क्या है, 0 ही होता है उसका। इसीलिए फॉर फेज 0 यानी फॉर ओमेगा टी इक्वल टू 0 दिस ग्राफ क्या होगा, जो ओमेगा टी से उठा हुआ है ओमेगा टी से नहीं उठ के 0 चला जाएगा, यानी क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा। तो हम लोग ये सारे डायग्राम्स को दोबारा से नहीं बनाते हैं, वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम, लेट अस चेंज दिस डायग्राम। तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, इस डायग्राम को, ये देखो
यहाँ पे ये वाला को पकड़ते हैं पहले। रेजिस्टर में करंट जो है वो ओमेगा टी यानी इन फेज है, और अभी हमें हम क्या बोले हैं कि फेज को क्या ले लेंगे हम लोग, जीरो ले लेते हैं, यानी स्टार्टिंग फेज जीरो पकड़ लेते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका फेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो फेज हो जाएगा तो ये भी क्या रहेगा, इसका स्टार्टिंग कहाँ रहेगा, ये आई कहाँ पे मिलेगा हमको, आई यहाँ पे मिलेगा, आई नॉट यहाँ पे मिलेगा। और इसके कारण बनने वाला जो ईएमएफ, यानी ये किसका है, रजिस्टर, और रेजिस्टर जो दिख रहा है, रजिस्टर के आसपास जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है उसको बोलते हैं वीआर। तो वीआर भी कहाँ रहेगा, इसके साथ इन फेज रहेगा, यानी यहाँ पे मिल गया वीआर। अब जरा इसको समझो अच्छे से, ये हम जो ई नॉट लिखे थे ये रजिस्टर के लिए लिखे थे हम लोग, प्योरली रजिस्टर के लिए लिखे थे, लेकिन ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं ना यहाँ पर भी तो ई और ई नॉट का इस्तेमाल किया गया है। तो इसीलिए कंफ्यूज ना हो तुम लोग, इसके लिए काम करते हैं, इसको वी आर लिख देते हैं हम लोग, वी आर, और ये भी यहाँ पे वी आर ही रहेगा, ये वी नॉट बोल देते हैं। कंफ्यूज मत होना, हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट रहे तो वी आर ओनली कंसिडर्ड अबाउट द वोल्टेज डेवलप अक्रॉस द रेजिस्टर, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है। तो ये अब पूरा मैच करता है कि रजिस्टर के सर्किट में हम लोगों ने देखा था कि ईएमएफ या वोल्टेज इज इन फेज विद द करंट, एंड इफ द इनिशियल फेज इज टेकन एज जीरो, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, उतर के नीचे आ जाएगा। यहाँ पे ओमेगा टी को जीरो पकड़ लिए तो यहाँ पे देखो उतर के नीचे आ गया कि नहीं, पूरा आई नॉट और वी आर इन फेज है, पूरा नीचे उतर के आ गया। अब जरा इसमें भी देखते हैं, ये पूरे सर्किट में वीएल और वीआर भले ही अलग हो लेकिन करंट तो सेम होता है, क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, और करंट जब सेम होता है वही करंट यहाँ से गुजरेगा, वही करंट यहाँ से गुजरेगा। इसीलिए हम लोग इस बार करंट को बेसिस बना के ये फेजर डायग्राम बना रहे हैं, नहीं तो हम लोग ई से ही बनाते। अब देखो यहाँ पे सेम करंट जब जा रहा है तो यही करंट को VL भी मानेगा। तो जनरली यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो VL, इसको भी बदल देते हैं VL से ताकि कंफ्यूजन ना हो, VL हो जाएगा, ये भी हो जाएगा VL, ये भी हो जाएगा V नॉट। तो VL इज लीडिंग बाय 90 डिग्री, करंट से I नॉट से VL 90 डिग्री से लीड करता है। तो ये अगर I नॉट है तो VL कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, बिकॉज़ 90 डिग्री से लीड करेगा। तो दिस विल बी VL, दिस विल बी VL। अब वापस आता है यहाँ पे, ये हमको क्या दिखाएगा कि E नॉट, ये E नॉट क्या है, अब ये E नॉट इज द समेशन ऑफ, E नॉट इज द समेशन ऑफ VL प्लस VR। ये तो हम लोगों ने स्टार्टिंग एक्सप्रेशन में लिख दिया था वहां पे, E नॉट इज द समेशन ऑफ VL प्लस VR। तो वहां से हम लोग देख सकते हैं E नॉट नहीं, E अगर बोल देंगे इंस्टेंटेनियस, ये भी समेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस V है, इंस्टेंटेनियस VR। अब वहां पे हम लोग बता देंगे कि E VL और VR का जो समेशन है, तो जाहिर सी बात है अगर वेक्टर्स में देखेंगे, इधर एक वेक्टर है, इधर एक वेक्टर है, ये वेक्टर कहां से आएगा, पीछे ही कहीं जाएगा। ये लॉजिक भी पकड़ सकते हैं, या फिर यहां पे देख सकते हैं I नॉट के साथ E नॉट का रिलेशन कैसा है, E नॉट इज लीडिंग विद 5। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, I नॉट यहां पर है तो E नॉट इज लीडिंग विद 5। तो और बड़ा करते हैं इसको, E नॉट इज लीडिंग विद फेज 5। तो ये रहा हमारा पूरा फेज। अब जो लोग कंफ्यूज हो गए, एक बार कंफ्यूजन दूर करते हैं, एक बार शुरू से बताते हैं हम फेज डायग्राम कैसे बना रहे हैं। चलो यहां से देखते हैं। तो इंडक्टर, ये सर्किट में इंडक्टर भी है और रजिस्टर भी है। तो इंडक्टर के लिए सिर्फ अगर हम लोग फेज डायग्राम बनाते हैं तो इंडक्टर के लिए हमको मालूम है I लैग्स में 90 डिग्री, और इंडक्टर में कितना ईएमएफ है या वोल्टेज डेवलप कितना है, VL। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं VL इज इक्वल टू V नॉट sin ओमेगा t एंड I इज इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2। ये रिलेशन इंडक्टर फॉलो करता है प्योरली इंडक्टिव सर्किट में। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि करंट लैग कर रहा है माइनस 90 से, तो जाहिर सी बात है VL अगर 90 ओमेगा t अगर इसका इनिशियल फेज है तो ओमेगा t हम लोग यहाँ पे ओमेगा t इनिशियल फेज दे दिए और 90 डिग्री से करंट को लैग करवा दिए। ये तो सिंपल चीज है यहाँ पे। अब रजिस्टर में भी हम लोग देखते हैं, रजिस्टर का प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में हम लोग देखते हैं कि V और I दोनों ही इन फेज रहते हैं, कोई फेज डिफरेंस नहीं रहता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिख रहा है, ये हो गया ओमेगा टी, यानी VR भी क्या ओमेगा टी से ऊपर दिख रहा है, और ओमेगा टी से फेज है और करंट भी इसी के साथ साथ जा रहा है इन फेज। इसी में जब अगर यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं तो जरा से इसमें हल्का सा चेंज अगर करते हैं तो ये चेंज क्या आएगा देख लो, I नॉट है, यहाँ पे I नॉट रहेगा, I नॉट इधर रहेगा, उधर ही VR रहेगा, यानी VR भी यहीं पे बन जाएगा, ये हो जाएगा VR, और इसी के साथ 90 डिग्री बना के
ये बन जाएगा VL। अब इसको जरा देखो, इसको मिलाओ, VL से ये 90 डिग्री लैग कर रहा है, VL से ये 90 डिग्री लैग कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? I0, ये हो गया 90 डिग्री। VL से 90 डिग्री पर लैग कर रहा है I0, VR के साथ I0 का फेज बराबर है, तो VR के साथ I0 का फेज बराबर है, और VL और VR दोनों मिला के E0 बन रहा है, VL और VR मिला के E0 बन रहा है, तो ये रहा E0 बीच में। और E0 क्या कर रहा है? E0 इज लीडिंग, यानी हम लोग यहाँ पे निकाला था इसमें कि अगर I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t, तो E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t प्लस 5। तो यहाँ पे E क्या कर रहा है? ओमेगा t से लीड कर रहा है I से, तो ओमेगा t से लीड कर रहा है I से। लो, अब ज्यादा कुछ नहीं किया, इसी को पकड़े और सीधा कर दिया ऐसे करके, ये देखो पकड़ के सीधा कर दिया ऐसे करके, तो सिंपल वैसे आ गया। तो ये रहा हमारा पूरा फेजर डायग्राम।